करते हैं हमारे इस वीडियो को। और इस वीडियो में होने वाला है 2015 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पर एक चीज और बता दूं, क्योंकि पूरा वीडियो का बनाऊंगा तो लॉन्ग हो जाएगा, जहां पर तो लोग देखोगे ही नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा 2015 से लेके 2020 तक के, फिर हम अगले वीडियो में करेंगे 2020 से लेके 2025 तक के बीच में। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी पागलपंती के। तो कह रहे हैं एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ। अब ये बताओ, जब हमारा कोई सन है, अब सन के चारों तरफ हमारी प्लैनेट क्या करती है, रोटेट कराती है। अब जब रोटेट होता है तो वहां पर किस वजह से बॉडी हमारी, मतलब कि जो हमारा जो प्लैनेट है वो रोटेट क्यों करता है, क्यों करता है बताओ, सोचो सोचो। तब तक मैं एक चीज तुम्हें दिखा देता हूं। अब ये बताओ, अगर मेरे सामने एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है, अब ये बॉल क्यों रोटेट कर रही है, बता सकते हो क्यों रोटेट कर रही है? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो कॉन्सेप्ट होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर, कह तो सही, तो हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सही तो होगा नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब एक एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स क्या करती है, बॉडी पर लगती है। जैसे मान लो अगर मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉडी पर क्या कर रहा हूं, मैं सीधा एक इंटरनल फोर्स लगा रहा हूं, मतलब अंदर की तरफ एक फोर्स खींच रहा हूं, जहां से ये बॉडी क्या हो रही है, रोटेट कर रही है। अगर ये मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, क्या ये बॉडी रोटेट करेगी, बताओ? नहीं रोटेट करेगी, क्योंकि हर एक सर्कुलर मोशन पर हमारी फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से वो बॉडी रोटेट करती है। सर कहना क्या चाहते हैं, मतलब इस यूनिवर्स में जितनी चीजें होती है वो सारी चीजें हमारी सर्कुलर मोशन इस वजह से कर रही है क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रही है। हाँ, तो उस पर हमारी एक फोर्स लग रही होती है, वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि अगर हमारे ये सन है, अब इस सन के चारों तरफ हमारी जो प्लैनेट रोटेट कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि सन के पास होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, टुवर्ड द सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है, जिसके चक्कर में हमारी प्लैनेट रोटेट करती है बेचारी। ठीक, समझ में आया? तो हमारा ये पहले क्वेश्चन का आंसर यही होगा, क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारी जो प्लैनेट होती है वो रोटेट करती है। हमारा आंसर यही लिखा है कि द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ क्यों होता है, इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो प्रोवाइड करता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लैनेट बाय द सन। ठीक, ये समझ में आया? अब बात करते हैं हमारा दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इक्विलिब्रियम। जैसे कि इक्विलिब्रियम की मैं बात करता हूं यहां पर, तो इक्विलिब्रियम होता क्या है? मान लो मेरे सामने एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है। अब इस रॉड पर मैं क्या कर रहा हूं, 5 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर से लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर से लगाया। अब क्या बताओ, क्या रॉड के अंदर कोई भी हमारा मोशन देखने को मिलेगा? ना, कोई मोशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, टू इक्विवेलेंट फोर्स क्या कर रही है, उस बॉडी पर एक्ट कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। वो बॉडी हमारी किस में हो गई है, रेस्ट पे हो गई है। इस वजह से हमारी जो ये बॉडी है वो किस में है, हमारी इक्विलिब्रियम पे है। जरूरी नहीं कि, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी बॉडी अगर रेस्ट पे हो तभी हमारा उसको हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, मोशन पे भी होगा तभी हम भी उसको इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। सर कैसे? जब एक कार हमारी रोड चल रही होगी तो उस कार में हमारा सेम वेलोसिटी होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, जैसे कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। जरूरी बात यह है कि हमारी जो स्पीड होगी वो होगी कांस्टेंट। अगर स्पीड में कांस्टेंट नहीं आएगा तो हमारी जो बॉडी होगी इक्विलिब्रियम में नहीं। तो हमारा इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है या बॉडी पर हमारा टोटल फोर्स इक्वल हो, या अगर हमारी बॉडी स्पीड एकदम सेम हो, तब हो सकता है। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। कह रहा है डिफाइन इक्विलिब्रियम, कह रहा है व्हेन नंबर ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूस नो चेंजेस। अब क्या हो रहा है, एक बॉडी पर हम नंबर ऑफ फोर्सेस को एक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस को एक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उस बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो उसके कारण हो क्या रहा है, तो उस बॉडी पर हमारी वो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन पे रहेगी। तो इसी चीज को हम कहते हैं, वो है हमारा इक्विलिब्रियम। यह सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब इसी का दूसरा पार्ट ये कहता है हमारा कि ये बताओ, अगर एक बीम बैलेंस, हमारी एक बैलेंस बीम है, एक हॉरिजॉन्टल बैलेंस बीम है, तो उस पे बताओ कि वो बॉडी हमारी किस पे रहेगी, स्टैटिक पे होगी या डायनेमिक होगी? अब तुम लोग सोचो और समझो और बताओ, पहले सोच लो अच्छे तरीके से फिर बताना। ठीक, क्या होगा हमारी बॉडी, क्या वो इक्विलिब्रियम स्टैटिक होगा या डायनेमिक? बता देता हूं मैं।
स्टैटिक और डायनेमिक, क्योंकि हमारे जो इक्विलिब्रियम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा स्टैटिक, एक होता है हमारा डायनेमिक। तो इसको ये बताओ यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारे हॉरिजॉन्टल बैलेंस और बीम है तो बताओ किस पे होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना इसका। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो स्टैटिक में होगा, क्योंकि वो जो बैलेंस बीम है वो हमारे रेस्ट पे, उस पर एक बॉडी फोर्स कर रही है, प्लेन पे रखी है, वो बीम रखी है, तो वो रेस्ट पे होगा, जाहिर सी बात है, मतलब वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक चीज जान लो, कभी आपने दरवाजे को खोला है? कभी भी एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे को कभी खोलने की कोशिश की है? हैंडल से नहीं बात कर रहा हूं, अगर तुम उस हैंडल से, अगर तुम जहां पे हमारा जो हिंज रहता है उस हिंज से खोलने की कोशिश की है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर दरवाजा, ये हमारा एक डोर है, ठीक। अब ये जो डोर होता है, मैं यहां से फोर्स लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग यहां से फोर्स लगाए, मैं कह रहा हूं आप फोर्स यहां से लगाएं, जहां से हमारा जो दरवाजा होता है वो हिंज होता है, यहां से। क्या ये बताओ, क्या वो दरवाजा हमारा क्या खुलेगा? कब, कहां से? सर आप यहाँ पर फोर्स लगाने के लिए बिल्कुल नहीं खुलेगा यार, क्योंकि क्या होता है, दो चीजें जरूरी होती है। अगर टर्निंग इफेक्ट तुम्हें चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दरवाजा जो हो टर्न हो, तो दो चीज तुम्हें चाहिए, या तो तुम उस पर हमारा जो होगा क्या होना चाहिए, वहां पर तुम क्या लगा रहे हो, मैं कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तुम उस बॉडी में लगा रहे हो, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उस बॉडी पे तुम एग्जिट कर रहे हो, तभी हमारी बॉडी वो मूव करेगी। ठीक, अगर तुम यहां सीख रहे हो, एक चीज और ध्यान देना, पहला होता है हमारा मैग्नीट्यूड, और वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है वो बनता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर तुम इस डोर पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तुम फोर्स नहीं लगाते हो, तो वो बॉडी हमारी रोटेट नहीं करेगी, ना कोई टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगी, या तो थोड़ा स्लाइडली देखने को मिल सकती है, ज्यादा नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा स्लाइडली दिखेगा। जितना अच्छा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उतना ही अच्छा हमारा वहां पर टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। वन मोस्ट थिंग इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि जो जितने भी टॉपर्स होते हैं यही गलती करते हैं, या सुधारने की बस वो करके कर देते हैं, हमारा एक डिस्टेंस होना चाहिए, वो ही नहीं मेंशन करते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना जरूरी होता है। जितना अच्छा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उतना ही अच्छा हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा। समझ में आया? अब वहां से क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी हमारा काफी ज्यादा डिफर करता है हमारा। ये रहा हमारा क्या, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट। अब हम बात करते हैं 2015 के क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इन चारों क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे 2015 के चौथे क्वेश्चन की। और एक बार और मेरी एडिटिंग देख के तुम लोग सोच रहे होंगे कि क्या बकवास एडिटिंग है। हाँ मैं मानता हूँ मेरी एडिटिंग बकवास है, पर कोई नहीं, एडजस्ट कर लो। चलो ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि कौन से फैक्टर पे हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो डिपेंड करता है। हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पहला जो होगा हमारा आंसर वो होगा बॉडी का शेप। बॉडी का शेप कैसे हो रहा है, या बॉडी का शेप हमारा सर्किल हो रहा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, या स्क्वायर हो रहा है तो क्या होगा, या कुछ और हो रहा है, या ट्रायंगल का हो रहा है तो क्या हो रहा है हमारा। तो ये कुछ फैक्टर्स पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है। पहला क्या होगा, शेप पर। तो क्या होगा हमारा, पहला लिखेंगे हम, हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है वो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है हमारा। ठीक, और दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। किस पे होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर हमारा डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर हमारे सामने एक हैमर है और यहां पर एक मार्कर है, तो अगर देखते हैं तो हमारा जो मास होगा किस में ज्यादा हो रहा है, इस मास को हम आसानी से कैच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन साथ बटा हुआ है। जितना मास इधर है उतना मास इधर देखने को मिल रहा है। पर इस हैमर केस के केस में क्या हो रहा है, सब्सक्राइब कर लेना, मैं तोड़ूंगा तुम लोग को, मैं मजाक कर रहा हूँ, जैसे जोक का पार्ट। क्या होता है इस हैमर में क्या है, जब इस हैमर को क्या होता है मैं उठा कैच करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सर तोड़वाना है क्या। देखो इस हैमर को बिल्कुल मैं कैच नहीं करने वाला हूँ। देखो अगर तुम सोच रहे हो सर कैच करेंगे क्या, नहीं, इस हैमर में इसलिए नहीं कैच कर सकता क्योंकि तुम लोग देख रहे होगा इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल ही अलग हो। शेप तो अलग अलग है ही है, पर क्या होगा, इसका जो ज्यादा मास है ये इस साइड शिफ्ट है, इस साइड में, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा प्रेजेंट है। तो ये क्या हो रहा है, अगर हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो इस साइड बेंड हो जाएगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ फालतू चीजें। तो हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारा
शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर हमारा डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक। अब कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे कि आप लोगों को पता होता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर रहा है। एसआई यूनिट क्या होती है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स की। जो मोमेंट ऑफ फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन जी। क्या होती है? न्यूटन आ गए हमारे। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का न्यूटन मीटर। ये रहा हमारे 2015 के सारे क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चन को आपने काफी अच्छी तरीके से देखा होगा और समझा होगा कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां से आपके 2026 बोर्ड के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाए। तो शुरू करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। तो 2016 पे आते हैं हम लोग। तो 2016 क्वेश्चन हमारा कहना चाहता है कि अ स्टोन ऑफ मास m इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड बाय टाइंग अ स्टोन स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। चलो देखते हैं। जैसे कि अब यहां पर क्या है, ये जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसे ही करता हूं, ठीक। क्या रहा है, ये हमारा एक स्टोन है। अरे स्टोन तो है नहीं, मान लो यार स्टोन है, क्या दिक्कत जाता तुम लोग का, ये स्टोन है। अब इस स्टोन को मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने यहां से बांधा, अब क्या कर रहा हूं, अपने हाथों से इसको गोल गोल घुमा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, गोल गोल घुमा रहा हूं। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन जो कह रहा था मैंने वो कर दिया। कह रहा था ना कि स्टोन ऑफ मास m इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ। मैंने क्या, मास m है, इसको मैं कैसे रोटेट कर रहा हूं, सर्कुलर पाथ पर रोटेट करा रहा हूं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जो पहला पार्ट कह रहा है, इज द स्टोन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। क्या यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो कांस्टेंट है? हाँ, हमारा यहाँ पर देखो तुम देख रहे होगे, जब मैं इसको घुमा रहा होता तो यहाँ पर स्पीड क्या होती है हमारी, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है। पहला जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। द स्टोन मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या इज द स्टोन मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर एक्सेलरेशन आपको पता ही होगा, क्लास 9 में हमने पढ़ाई होगा एक्सेलरेशन होता क्या एक्चुअली में। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, जब भी अगर हमारी कोई भी एक बॉडी क्या करे, मान लो कि मेरे सामने एक कार है, अब ये कार क्या करी, अपनी ही बॉडी के अंदर क्या ला रही है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अपनी वेलोसिटी के अंदर वो चेंज ला रही है। क्या ला रही है, हमारी चेंज ला रही है। तो वो होता है हमारा एक्सेलरेशन। जब भी हमारा वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आता है तो वो हमारा कहलाता है एक्सेलरेशन। यहां पर कह रहा है कि जो स्टोन मूव कर रहा है, जो स्टोन मूव कर रहा है, क्या उसके अंदर हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने मिल रहा है, और इन विच डायरेक्शन डज द एक्सेलरेशन एट, किस डायरेक्शन में हमारा ये एक्ट कर रहा है, ये बताना है तुम्हें हमें। अब ये अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो अगर हमारा ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वहां पर स्पीड क्या हो रही है, हमारी कांस्टेंट हो रही है, तो ये हमारा जो एक्सेलरेशन होगा ये कैसा होगा, यस, द स्टोन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होगा इसका आंसर, यस। और उसके बाद लिखेंगे यस, द स्टोन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और किसन ये वेरिएबल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, कैसा हो रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन इस पे एक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। अब कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द हैंड एंड स्टेट द डायरेक्शन। अब देखो ये चीज थोड़ा सा तुम लोग को अजीब सा लगेगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक होता है कि बाकी बाकी जो बच्चे होते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर वो कंफ्यूज होते हैं। मैं एक वेरिएबल वीडियो बना दूंगा इस पर, हमारे जहाँ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बता दूंगा अलग सा एक वीडियो। तब अभी देख लो छोटा सा समझा ही देता हूँ क्या हो रहा है। अब ये मान लो स्टोन है, अब ये बताओ कह रहा है कि जब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जो हमारे हाथ पे जो फोर्स लग रही है वो कैसी फोर्स महसूस हो रही होगी, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स एक्ट ऑन हैंड, वो हाथ पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी। जब मैं इसको रोटेट करा रहा हूं तो वहां पर मेरे हाथों के अंदर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। कैसा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरा हाथ महसूस कर रहा होता है उस फोर्स को, क्योंकि बॉल को मैं इधर घुमा रहा हूं, सेंटर की तरफ खींच रहा हूं, पर जो मेरा हाथ है ना वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वो महसूस कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका जो डायरेक्शन होता है ये अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। ये रहा हमारा
2016 क्वेश्चन, और 2016 में लगभग एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, तो समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चंस को आपको। अब बात करते हैं हमारे 2017 की, अब बात करते हैं हमारे 2017 क्वेश्चन की, और ये जो 2017 क्वेश्चन है ये हमारे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अरे यार, मैं एडिटिंग कर रहा था, क्या हुआ ना, जब मैं ऐसे किया तो क्या हुआ तो ये यहाँ पे हमारा इंडिया आ गया था, वहीं के चक्कर में गिर जाता अभी। ठीक, तो क्या होता है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल बैलेंस horizontally on a knife edge at 29 centimeter when a weight of 20 gram force is suspended from one end। कह रहा है कि हमारा एक यूनिफॉर्म स्केल है, एक यूनिफॉर्म स्केल है, ये 50 सेंटीमीटर की स्केल है फॉर एग्जांपल। कह रहा है यहाँ पर हमारा एक नाइफ एज पर हमारा क्या एक फलक्रम है, क्या एक फलक्रम है, इसको हम फलक्रम कह सकते हैं या नाइफ एज कह दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये 29 सेंटीमीटर पे है, कितने पे है, 29 सेंटीमीटर पे है। पहला क्वेश्चन हमसे यही कहा, इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट हमसे ये कह रहा है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। मैंने डायग्राम बनाया और उसके बाद मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, 29 सेंटीमीटर मैंने कर दिया है, 50 सेंटीमीटर की हमारी स्केल थी, और कह रहा है एक छोर पर हमारा वेट है, वो जो वेट है हमारा कितना है, 20 ग्राम फोर्स, ये हमने वेट भी लगा दिया है। कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में व्हाट इज द वेट ऑफ द हाफ मीटर रूलर, यहाँ पर इस हाफ मीटर स्केल की क्या वेट रहेगा। हाफ मीटर की बात करते हैं, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या लाई करेंगे, वेट पे लाई करती है, जाहिर सी बात है। तो ये कितने पे होगा हमारा, 25 सेंटीमीटर पे होगा। अब यहाँ पर जो वेट होगा उसको हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो लेट द वेट ऑफ हाफ मीटर यूनिफॉर्म स्केल, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये x मान लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम में हमको ये साबित करना है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम क्लॉकवाइज मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम अभी सॉल्व करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम को अगर हम लोग देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम क्या होता है हमारा, ये 25 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर से कितना दूरी पड़ा, 4, कितना, यहाँ के बीच से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर, और हमको क्या वेट पता है, नहीं पता है, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई और वेट, यहाँ पे हमको वेट नहीं मिला, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम निकाल लिया है। अब बात करते हैं हम क्लॉकवाइज को देखने के लिए, तो क्लॉकवाइज मोमेंटम हमारा क्या है, तो क्लॉकवाइज मोमेंटम देख रहे हैं, ये 50 सेंटीमीटर से और 29 सेंटीमीटर जहां पे हमारा फलक्रम है उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर हमारी क्या है, दूरी है, और जो वेट है हमारा कितना है, 20 ग्राम फोर्स। अब क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ पर किसमें है, मल्टीप्लाई में, नीचे भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा। देखो इतना बेसिक किस लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बच्चों के पास इक्वल सा दिमाग हो, मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, पर देखो गॉड गिफ्टेड हर चीज होती है ना, तो इसलिए मैं काफी बेसिक समझा रहा हूँ। क्या हो रहा है, 4 सेंटीमीटर, अब मैं कहाँ भेज रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड भेज दे रहा हूँ, तो x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 20 ग्राम फोर्स डिवाइडेड बाई 4। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर हम क्या काटेंगे, काटेंगे, कितने कटा हमारा, ये आया 5 बार में हमारा कट चुका है हमारा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, 105 ग्राम 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आया, हमारा ये वेट निकल आया, ये हमारा क्या निकला, वेट निकल आया, जो इस हाफ मीटर यूनिफॉर्म स्केल की है। अब हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, और ये अगला क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं हमारे 2017 की लास्ट क्वेश्चन की, और हम शुरुआत करेंगे अपने 2018 की। तो 2017 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज द जैक स्क्रू प्रोवाइड विद अ लॉन्ग आर्म। जो हमारा जैक स्क्रू होता है, क्यों उसके अंदर हम एक लॉन्ग आर्म रखते हैं या बनाते हैं, ऐसा क्यों होता है हम, क्योंकि क्या होता है, जब भी हम जैक स्क्रू का जब हम लेंथ बढ़ाते हैं तो वहां पर हम बढ़ा रहे होते हैं अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितना अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, उतना ही अच्छा हम लोड को आसानी तरीके से हम उठा सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, जैक स्क्रू के अंदर एक लॉन्ग आर्म बनाते हैं। ये रहा हमारा 2017 का आंसर। कह रहा है जैक स्क्रू इज प्रोवाइडेड विद अ लॉन्ग आर्म टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस for point of application of force from the axis of rotation। जहां से वो घूमता है उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं,
सो उसके कारण क्या होता है, उसको आसानी से हम रोटेट करा सकते हैं हैवी लोड को, जहां से ये लिफ्ट कर सकते हैं उस हैवी लोड को, दैट वी कैन अप्लाई अ स्मॉल फोर्स, वहां पर हम काफी एक छोटा फोर्स लगाएंगे जिसके कारण वो रोटेट करेगा जैक और लिफ्ट हो जाएगा आसानी से एक हैवी लोड हमारा। तो आई होप 2017 का आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे 2018 की। तो 18 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाई इज द मोशन ऑफ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अराउंड अ सर्कुलर पाथ सेड टू बी एक्सीलरेशन। कह रहा है कि जब हमारी कोई बॉडी, जैसे कि मैं दिखाई देता हूँ, मैं बार बार इसी चीज को क्यों लिख रहा हूँ यार, इसको मैं बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि पूरे चैप्टर में हमारा ज्यादा तुम देखोगे तो इसी खेला हो रहा है बस। अगर तुमको उसके बारे में पता चल जाएगा ना तो तुम चैप्टर उड़ा ही डालोगे, पहली बार बता रहा हूँ मैं। ठीक, क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, अगर एक बॉडी को मोशन करा रहे हैं, कैसे मोशन कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से अराउंड अ सर्कुलर पाथ पर। चलो भैया, या सर्कुलर पाथ पे हम रोटेट कराए, क्या हो रहा है वहां पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो स्पीड थी हमारी कांस्टेंट, क्या है बता, मैं स्पीड के अंदर वो चेंजेस कर रहा हूँ ना, कुछ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ सर्कुलर पाथ रोटेट कराया। और इसको हम लोग क्यों कहते हैं एक्सेलरेटेड, क्योंकि यहाँ पर जो होती है हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। क्या चेंज होती है, हमारी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। जब गोल गोल घुमाया तो हर जगह डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऐसे जा रहा है तो ऐसे रोटेट करेगा। अरे यार दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ कहाँ बना दो, यहाँ देख लो। अब बॉडी को मैं रोटेट करा रहा हूँ, अब अगर यहाँ से अगर मैं बॉडी को छोड़ देता हूँ तो बॉडी डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर जगह चेंज हो जा रहा है। इधर चला जाएगा हमारा, इधर भी चेंज हो जा रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है, पर हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, तभी तो उसको हम कहेंगे एक्सीलरेटेड है। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंजेस नहीं आएगा तो हम कैसे कर देंगे वो काम, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे कर देंगे, हम नहीं कहेंगे ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी वेलोसिटी हर चीज जगह पर, हर एक पॉइंट पर हमारी चेंज हो रही है वेलोसिटी, जिसके कारण वो हमारा जो बॉडी होगा उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम कहते हैं कि एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है वो एक्सेलरेटेड है। इस वजह से, क्योंकि वहां पर हर जगह वेलोसिटी क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो जा रही है, हमारी चेंज हो रही है। इस वजह से आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ द सर्कुलर पाथ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर जगह चेंज हो जा रहा है कंटिन्यूसली हर एक जगह पर, और विच चेंजेस द वेलोसिटी। अब जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वहां पर हमारी वेलोसिटी के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, वेलोसिटी के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल रहा है जब हमारा क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पर एक बॉडी रोटेट करती है। तो समझ में आया ये वाला। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के हमारे दूसरे क्वेश्चन की। कह रहा है नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बात कर रहा है, यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ 2k बाय v स्क्वायर। यहां पर हमारा जो k है वो है काइनेटिक एनर्जी। क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी, और जो b है वो है हमारा लीनियर वेलोसिटी। तो क्या मिलता है, अगर हम बात करते हैं हमारा जो k होता है, और फॉर्मूला पता है ना काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अगर नहीं पता मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाए, वहां पे अच्छा जान ले काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। तो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, ये मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया है। अब बात कर रहा था हमारा v स्क्वायर, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, v स्क्वायर लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, इसी को हमें कैंसिल कर दे रहे हैं, v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, हमें m मिल रहा है, मास। क्या मिल रहा है हमें, इसका आंसर जो हमको यूनिट मिली है वो मिला हमको मास। ये समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट हो जाएगी हमारी क्या, मीटर पर, अरे यार केजी हो जाएगा, SI यूनिट क्या, मीटर कहां से, केजी और ग्राम, ये हो जाएगा हमकी इसकी SI यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया। इस बार हम अंत ऐसे करेंगे, इस बार हम ऐसा करेंगे थेनोस और स्टाइल से। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। ये अगला क्वेश्चन हमारा 2018 का ही होने वाला है, क्योंकि हमारे 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर हमारा जो डायग्राम है, इस डायग्राम को तुमको पहचान के बताना है कि ये किस क्लास का लीवर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं हमारा जो इफेक्ट है, ये किस है, इफेक्ट आर्म किस साइड हमारा, इस साइड है हमारा इफेक्ट आर्म। लोड आर्म किस साइड हमारा है, लोड आर्म हमारा इस साइड है, और फुलक्रम हमारा इस साइड है हमारा, यहाँ लिखा ही नहीं था मैंने फुलक्रम, ठीक, फुलक्रम हमारा यहाँ पर है। अब बात करते हैं, हमको पहचानना है, देखो हमारे 3 क्लास के लीवर होते हैं, उन 3 क्लास के लीवर में हमारा जो पहले क्लास का जो लीवर होता है वो क्या होता है, वहां पर हमारा फुलक्रम मिड पे रहेगा, और इफेक्ट आर्म हमारा साइड में रहेगा, और लोड आर्म भी हमारा कोने पे रहेगा।
अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्लास लीवर की। जैसा हमारा ये सेकंड क्लास का लीवर दिख ही रहा है, क्योंकि सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है हमारा लोड आर्म। लोड आर्म हमारा कहाँ रहता है, मिड में रहता है, और इफेक्ट आर्म हमारा कहाँ पर रहेगा, साइड में रहेगा, और फुलक्रम भी हमारा लेफ्ट साइड रहेगा, मतलब राइट साइड रहेगा। तो ये रहा हमारा सेकंड क्लास का लीवर। तीसरी क्लास का जो लीवर होगा वो क्या होगा, तीसरी क्लास लीवर में हमारा एफर्ट आर्म मिड में आ जाएगा, इफेक्ट आर्म, और लोड आर्म हमारा साइड, और फुलक्रम भी हमारा कोने पे रहेगा हमारा। ठीक, ये तीन क्लास के लीवर होते हैं, इनको अच्छी तरीके से नोट करो और कॉपी में लिखो, बिना कॉपी के तुम लिखना भी मत। ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो कि हम ये वीडियो देख लेंगे और वीडियो देखने के बाद हमको सब कुछ आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तुम इस वीडियो को देख रहे होगे तो कॉपी और पेन जरूर अपने हाथ में रखना, क्योंकि नोट करते चलते चलना यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। कह रहा है विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द लीवर, यहाँ पर हम बिना लीवर के न साइज और लेंथ चेंज किए उस लोड को हम शिफ्ट कर रहे हैं फुलक्रम साइड। इस लोड को हम शिफ्ट कर रहे हैं फुलक्रम साइड। अब ये कह रहा है हमारा वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जब भी अगर हम लोड आर्म को हम फुलक्रम साइड शिफ्ट करेंगे, तो लोड आर्म शिफ्ट होगा फुलक्रम साइड, तो वो क्या रहेगा, उसका जो डायमेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा, पर डिक्रीज होगा हमारा क्या, लोड आर्म। क्या होगा, लोड आर्म हमारा डिक्रीज होगा। वन मोर थिंग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी लोड हमारा डिक्रीज होता है, लोड आर्म जब भी अगर हमारा डिक्रीज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोड आर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैकेनिकल एडवांटेज। क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा लोड आर्म। लोड आर्म हमारा डिक्रीज हो रहा है और हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज ये पहले से नहीं था, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये अभी होता है, अभी बताया। ठीक, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। जब भी अगर हमारा ये लोड आर्म डिक्रीज होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा इंक्रीज होगा। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन और इसके आंसर, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम बात करते हैं हमारे 2018 का लास्ट क्वेश्चन की, और ये अगला क्वेश्चन होने वाला है न्यूमेरिकल बेस्ड। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, इसमें हो क्या रहा है। अगर अगर तुम लोग को से अगर हो जा रहा है तो पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद यहाँ पर देखना। ठीक, तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा पॉज कर ले, खुद से ट्राई करना अगर हो पाता है तो, वरना मैं करवा रहा हूँ। देखो, कह रहा है हाफ मीटर रॉड इज पाइवेटेड एट द सेंटर विथ टू वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स एंड 12 ग्राम फोर्स सस्पेंडेड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारा जो पहला वेट है वो 20 ग्राम फोर्स है, वो सस्पेंडेड है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम फुलक्रम से, और फुलक्रम हमारा कहाँ पे, इस रॉड के मिड पे हमारा है। अब जो दूसरा वेट है हमारा, जो 12 ग्राम फोर्स है, वो सस्पेंडेड है एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पर। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा फोर्स हमारा क्लॉक वाइज मोमेंटम करेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मोमेंटम कह रहे हैं, मोमेंट करेगा हमारा यहाँ पर। तो अगर हम देख रहे हैं ये वाला हम क्या करता है, हमारा क्लॉक वाइज मोमेंट करता है, और ये वाला क्या करता है हमारा, एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट करता है हमारा। तो इनमें से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 12 ग्राम फोर्स। 12 ग्राम फोर्स कॉजेस क्लॉक वाइज मोमेंट। बस ये रहा हमारा आंसर पहला वाले का, क्योंकि हमको पता है ये हमारा क्लॉक वाइज मोमेंट करेगा और ये एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट करेगा हमारा। ठीक, अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, ये रॉड जो हमारी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। अगर हमको ये जानना है कि हमारी रॉड इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो हमको ये चीज पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज मोमेंटम बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा पहले क्लॉक वाइज मोमेंटम क्या होगा। क्लॉक वाइज फिर एंटी क्लॉक वाइज कर लेते हैं, एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट की बात कर ले रहे हैं। तो एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट में हमें बताओ वेट वन क्या है और लेंथ क्या है हमारा। वेट क्या हमारा है, वेट है हमारा, वेट कह रहे हैं, फोर्स क्या है हमारा भैया, फोर्स क्या है 20 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या हमारी है, डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। अब हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 120 ग्राम फोर सेंटीमीटर, ये आया। अब बात करते हैं हमारा क्लॉकवाइज मोमेंटम की। क्लॉकवाइज मोमेंटम क्यों कहते हैं बार बार, मोमेंट की। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं फोर्स टू L2। अब यहाँ पर हमारा जो वेट आया, वेट कितना हमारा 12 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर हो गया। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर आ जाता है 120 ग्राम और सेंटीमीटर। तो हाँ, हमारी रॉड इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि अगर तुम देख रहे हो कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम और क्लॉकवाइज मोमेंटम एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इस वजह से ये रॉड क्या होगी, हमारी इक्विलिब्रियम में होगी, ना इधर से उधर होगी, ना टस से मस होगी। ठीक, ये ध्यान देना हमारा। यस, द रॉड इज इक्विलिब्रियम, तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, यस रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। ये रहा हमारा आंसर, इसको नोट कर लेना अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहा है अगर हम द डायरेक्शन ऑफ द 20 ग्राम फोर्स इज रिवर्स, अगर इस 20 ग्राम फोर्स को अगर हम रिवर्स कर दें तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंटम। हमारा यहाँ पर पूछ रहा है रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा। रिजल्टेंट मूवमेंट के लिए हमको ही पता होना चाहिए क्या कह रहा है हमारा, कि अगर हम इस 20 ग्राम फोर्स को अगर रिवर्स कर दें तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा हमारा। रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, अगर रिवर्स कर दे रहे हैं तो वही बात है 120 ग्राम फोर्स, 120 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाई बाय 120 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 120 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 ग्राम सेंटीमीटर। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड करना था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेट को मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, मतलब इस वेट को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है हमारा, रिजल्टेंट मूवमेंट हो जा रहा है प्लस हो जा रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्टेंट मूवमेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 120 ग्राम 4 सेंटीमीटर और 120 ग्राम 4 सेंटीमीटर को प्लस कर रहा हूँ, जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा रिजल्ट मूवमेंट होगा 240 ग्राम 4 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमारा 2018 का सारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे 2019 क्वेश्चन की। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उन 2 क्वेश्चन करने के बाद हम लास्ट में हम सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन करेंगे, वो भी 2020 का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2020 का क्वेश्चन रहेगा, और वहां से स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा 19 का होने वाला है। तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कपल क्या होता है। तुम बिल्कुल भी मत सोचना ये तुम्हारा वाला कपल है, ठीक है, फिजिक्स वाला कपल है। तो पहला देखो, एक चीज और बता दूं कि मैंने 2019 में 2018 से, हाँ 2018 से मैंने 2025 तक के बीच के एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, जहां पर हर एक सिंगल ईयर के सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है प्ले लिस्ट के अंदर, उसको जाके जरूर देख लेना, वहां से काफी ज्यादा बेनिफिट होगी। पर थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम है क्योंकि उस समय मेरे पास ये माइक था, तो वहां पे जाके देख लेना। तो हम बात करते हैं हमारे 2019 के क्वेश्चन की। कह रहा है डिफाइन कपल। तो कपल क्या होता है हमारा, कपल कुछ और नहीं होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, लिख दे रहा हूं पहले, टू इक्वल एंड अपोजिट force act on body that causes rotational motion but not acting along same line, बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। यहाँ पर ध्यान देना, हमारा कपल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं जो एक बॉडी में लगते हैं, और वो बॉडी क्या होना स्टार्ट कर देती है, रोटेट होना स्टार्ट कर देती है। जब अब जैसे क्या हमारी एक बॉडी है, अब यहाँ पर टू इक्वल एंड फोर्सेस में क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, जिसके कारण क्या हो जा रही है, हमारी ये जो बॉडी है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जा रही है। पर अगर ये हम अगर एक स्ट्रेट लाइन पर, मतलब सेम लाइन अगर जगह पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, क्या ये बॉडी रोटेट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी रोटेट। अगर मैं मान लो अगर हम इसी साइड से फोर्स लगाते हैं तो बॉडी रोटेट ही नहीं करेगी हमारा। तो कपल क्या होता है हमारा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट कॉजेज अ रोटेशन इज कॉल्ड अ कपल। ये होता है हमारा कपल। एसआई यूनिट बात करते हैं हमारे कपल की, तो एसआई यूनिट जो होती है हमारी कपल की, वो होती है हमारी न्यूटन मीटर। क्या होती है हमारी? न्यूटन मीटर होती है। ये रहा हमारा 2019 का क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं हमारा 2019 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। कह रहा है यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, जहां पर हमारा क्या है, एक वेट फोर्स लग रहा है कितना, 40 ग्राम फोर्स का।
डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, फलक्रम कितना है 30 सेंटीमीटर पर। यहां पर कह रहा है वेट ऑफ द मीटर स्केल तुमको फाइंड करना है। अब जब भी वेट ऑफ मीटर स्केल फाइंड करना होता है तो हमको लेना होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या लेना होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं बात करता हूँ इस यूनिफॉर्म स्केल की तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, वो होगी एट 50 सेंटीमीटर पर, क्योंकि हमको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है जहां पर हमारी जो बॉडी होती है वो बैलेंस में आ जाती है। जैसे ही मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर एक चीज। अब यहाँ पर क्या है, हमारे सामने मान लीजिए सामने हमारे 100 सेंटीमीटर का एक यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म कह रहा है यूनिफॉर्म मीटर स्केल है हमारे सामने, ये 100 सेंटीमीटर की है। अब तुमको जाहिर सी बताया ये बैलेंस कहाँ पे होगी। अगर मैं कहता हूँ बैलेंस कहाँ पे होगी तो जाहिर सी बात है ये बैलेंस होगी कहाँ पर 50 सेंटीमीटर पे। तो वैसे ही हमको यहाँ बताना है क्या, मीटर स्केल का वेट फाइंड करना है। तो मीटर स्केल के वेट फाइंड करने के लिए हमको साबित करना है पहले क्लॉकवाइज मोमेंटम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम को। ठीक, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम पहले हम ले लेते हैं लेट द वेट, यहां पर हम ले लेते हैं लेट द वेट ऑफ मीटर स्केल इज एक्स, ले रहे हैं। नाउ फाइंडिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, ये होता क्या हमारा, इसके हिसाब से हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम और क्लॉकवाइज मोमेंटम को हमको बराबर थोड़ा साबित करना है क्लॉकवाइज मोमेंटम। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम क्या दिया है हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम है और ये क्लॉकवाइज मोमेंटम हमारा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम हमारा जो डिस्टेंस दिया है, मतलब कि जो हमारा फोर्स है और डिस्टेंस है, ठीक, और इसकी जो हमारा वेट है मतलब फोर्स है और जो डिस्टेंस है मतलब वेट ही हम मान लेते हैं एक तरीके से, हमारा वेट यहाँ पे सस्पेंडेड है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 40 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितनी हमारी 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर नहीं है, बिल्कुल गलती, बिल्कुल मत करना। इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी हमारी है, कितनी है, अगर हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने के बाद हमको जो मिल रहा है यहाँ पे तो डिटेल्स करना है, यहाँ पे ऐसे करना कि हम क्या कह रहे हैं 30 माइनस 5 और हमारा जो आंसर आ जाए 40 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाई बाई हमारा आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी नहीं करते हम बाद में करेंगे। अब पहले तब तक हम फाइंड कर लेते हैं हमारा क्लॉकवाइज मोमेंटम। क्लॉकवाइज मोमेंटम हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है एक्स, वेट कितना हमारा, कितना वेट है नहीं पता हमको, तो डिस्टेंस हम एक्स है। ठीक, डिस्टेंस क्या है हमारी, डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर और फलक्रम से जो डिस्टेंस हो रही है वो कितनी होगी, तो हम माइनस करते हैं डिस्टेंस को 50 माइनस 30। अब हमारा जो डिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा कितना हमारा 20 निकलेगा हमारा। ठीक, आपको समझ में आया ना 20 कहां से आया, क्योंकि मैंने क्या किया जहां से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है और फलक्रम की जो डिस्टेंस होती है उसको मैंने माइनस कर दिया और हमारा आया क्या 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे आया था कितना आया था 25 सेंटीमीटर। तो मैंने वही किया यहाँ पर, हमें वेट नहीं पता था तो मैंने वेट मान लिया क्या एक्स मान लिया। तो इसका वेट हमको पता था, इसका वेट नहीं पता था। अब क्या करते हैं हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। अब हम क्या करते हैं 40 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर अब इक्वल टू, अब हमें x नहीं पता है ना, तो हम क्या करते हैं x को हम यही रहने देते हैं और ये जो 20 है उसको हम नीचे भेज देते हैं। अब मैंने क्या किया 20 को मैंने नीचे भेजा और मैं करना क्रॉस करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। 20 ग्राम यहाँ पे फोर्स यहाँ पर, अब मैं कैंसिल करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अब ये यहाँ से कटा और ये यहाँ से, अब कितना है देखो 2 से कट गया, बचा हमारा कितना 2 आया, तो 2 से कटा, अरे यार यहाँ से 2 को मैंने 4 से काटा तो हमारा आंसर आया 2। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 सेंटीमीटर को 2 से और हमारा आंसर आ जाता है क्या 50 ग्राम फोर्स, ये हमारा आ जाता है आंसर। ठीक, मतलब कि हमको पता चल जाती है उस स्केल का वेट, उस मीटर स्केल का हमको वेट यहाँ पे पता चल जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू कीप द रूलर इन इक्विलिब्रियम व्हेन 40 ग्राम फोर्स वेट इज सब्जेक्टेड टू द 0 सेंटीमीटर। अब कह रहा है अगर हम 40 ग्राम फोर्स को अगर हम क्या कर दे शिफ्ट कर दे 0 सेंटीमीटर पे तो हमारा फलक्रम कहाँ पे आएगा, ऑप्शन ए फलक्रम हमारा 0 सेंटीमीटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्या हमारा फलक्रम 100 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ये हमारा 40 ग्राम फोर्स सस्पेंडेड हो रहा है इस साइड, तो जाहिर सी बात है हमारा जो फलक्रम होगा वो 0 सेंटीमीटर की तरफ शिफ्ट करेगा और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फलक्रम शिफ्टेड टू 0 सेंटीमीटर, ये रहेगा हमारा इसका आंसर।
ठीक, दो ऑप्शन थे हमारे, दोनों ऑप्शन में हमारा आंसर ये हो जाएगा कि फुलक्रम हमारा 0 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारा 2020 का है, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। और जो एक बात बता देता हूँ, अगर तुमको रियली में कंपटीशन देखना है ना तो अब तक देख लेना। यहाँ पर इस वीडियो को लगभग पूरा स्टार्टिंग में बच्चे ने स्टार्ट किया होगा वो सोच के कि यार हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पर क्या होगा आते आते कुछ बच्चे क्या है वीडियो को बीच ही में छोड़ चले जाएंगे। ये होता रियल कंपटीशन। यहाँ पे तुम जान सकते हो कि हमारे कंपटीशन लेवल का आना है। अब क्या होगा, कुछ वीडियो बच्चे यहाँ तक देख ले और उनके लिए टालियां और अपने आप को समाज जरूर दे देना। तब तक के लिए हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2020 का। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, और ये अगला क्वेश्चन होगा हमारा 2020 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है। बधाई हो आप लोगों को क्योंकि आपने पूरा वीडियो देख लिया है, और ताली बजाओ अपने लिए। ठीक, अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द लीवर सो इन द डायग्राम बिलो। यहाँ पर हमारा एक डायग्राम बना है, इस डायग्राम को देख कर तुमको ये बताना है ये किस क्लास का लीवर है। ठीक, जैसे कि अगर मैंने बताया था हमारे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्टली ये एकदम क्वेश्चन नहीं पूछा था, बस थोड़ा सा इफर्ट को लोड को थोड़ा शिफ्ट किया था, इधर से इधर कर दिया था बस। इसमें हो क्या रहा है, हमारे 3 क्लास के लीवर होते हैं। जो पहले क्लास का जो लीवर होता है उसमें क्या होता है, हमारा फुलक्रम बीच में रहता है और हमारा एफल्ट और लोड आर्म साइड साइड में रहते हैं। सेकेंड क्लास लीवर में क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या होता है, एफर्ट नहीं, यहाँ पर हमारा लोड बीच में रहता है और फुलक्रम और एफर्ट साइड में रहता है। और जो तीसरे क्लास का जो हमारा लीवर होता है वो क्या होता है हमारा, जहां पर हमारा एफर्ट बीच में रहता है और लोड और फुलक्रम हमारे साइड में रहते हैं। ये 3 क्लास के हमारे लीवर्स होते हैं। अगर तुम देख सकते हो यहाँ पर किस क्लास का लीवर हो रहा है, मैंने गलत बता दिया क्या, अच्छा यहाँ फुलक्रम करते हैं लोड करना है, यहाँ पे क्या था हमारा फुलक्रम होगा, यहाँ पर लोड होगा। ठीक, ये 3 क्लास के लीवर है। अब तुम देख सकते हो ये हमारा 3 क्लास लीवर में से कौन क्लास का लीवर आ रहा है, हमारा फुलक्रम साइड में है, एफर्ट बीच में है, लोड हमारा कोने में है। तो हमारा समझ में आ रहा है हमारा ये तीसरे क्लास का लीवर होगा, और हमारा जो पहला आंसर हो जाएगा ये 3rd क्लास का लीवर है। किस क्लास का है, 3rd क्लास लीवर है, ये 3rd क्लास का लीवर है। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द अबव लीवर विदाउट इंक्रीजिंग द लेंथ। कह रहे अगर हमको मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाना है बिना हम लेंथ को चेंज किए तो हम कैसे मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक तरीका है, या हम क्या करें, एफर्ट आर्म को हम लोड आर्म की तरह ले जाएं, या हम लोड आर्म को हम एफर्ट आर्म की तरह ले जाएंगे, तभी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ सकता है। सिर्फ एक तरीका है, क्या कर सकते हैं हम, एफर्ट आर्म को हम ले जाएंगे लोड आर्म की तरह। हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि हम एफर्ट आर्म को क्या सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं लोड आर्म की तरह, जहां से हम क्या करते हैं लेंथ कम कर सकते हैं और हमारी जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, ये होता है हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट आर्म को हम ले जा रहे हैं, शिफ्ट कर दे रहे हैं किस साइड, लोड आर्म की तरफ। ठीक, लोड आर्म की तरफ। तो हमारा यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो हो जाएगा इंक्रीज। ये रहा हमारा 2020 का क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, वो रहेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स, लव यू फॉरएवर।